जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज हम संविधान का एक और टॉपिक देखने वाले हैं, जिस पर हाल ही के मुद्दे से जुड़े हुए जो विषय होते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा विषय होने वाला है वो होने वाला है अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, जो कि भारत के संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने हाल ही में चर्चा में सुना होगा भारत और इंडिया, ये दोनों नाम को लेकर काफी डिस्प्यूट हो रहा है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो भारत का नाम चेंज करने की कोशिश कर रही है, या मैं कहूं इंडिया का नाम चेंज करके भारत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक इसकी औपचारिक कुछ पुष्टि नहीं हुई है। 2-4 जगह देखा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है, और 1, 2, 3, 4 चारों अनुच्छेद को हम लोग लाइन से देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे भाग 1 की। सभी लोग को पता होगा इसमें, जिसमें कहा गया संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारत संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। और किसी को यह संशय नहीं होना चाहिए कि अनुच्छेद 1 में ही यह शब्द का इस्तेमाल किया गया, इंडिया दैट इज भारत। ये आप लोगों ने इस शब्द को अभी हाल ही में काफी चर्चा हो रही है, उसको सुना ही होगा। इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 पर ही इस चीज को लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। जब भारत का संविधान बन रहा था तो संविधान के निर्माता है, उनको भी इस बात पे समस्या हुई कि देश के नाम को इंडिया रखा जाए या भारत रखा जाए। तो इस पर काफी चर्चा हुई है और उन लोगों ने दोनों ही नाम को एक्सेप्ट किया है, इंडिया भी एक्सेप्ट किया है और भारत भी एक्सेप्ट किया है। बहुत सारे लोग इंग्लिश में इसको इंडिया कह देते हैं और हिंदी में इसको भारत कह देते हैं। लेकिन ये भी सोचने का विषय होगा कि क्या किसी देश का नाम दो हो सकते हैं, हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग? ऐसा कोई अन्य देश नहीं है कि अमेरिका को हिंदी में भी अमेरिका ही कहा जाएगा और इंग्लिश में भी अमेरिका ही कहा जाएगा। बहुत सारी चीजें आप लोग देखे होंगे, जैसे हम लोग इंडियन रेलवे का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे इंग्लिश में बोलेंगे तो लोग इंडिया का इस्तेमाल कर लेते हैं, और हिंदी में बात करेंगे तो भारतीय रेल कहते हैं, भारतीय रेल। तो दोनों ही नाम को आपको इस्तेमाल किया गया है। तो करंट अफेयर की दृष्टि से भी अगर एग्जाम में पूछा जाए इंडिया दैट इज भारत या भारत का नाम जो है वो कहां पर इस्तेमाल किया गया, अनुच्छेद 1 में। ठीक है, तो दूसरे यहां पर देखेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसको राज्यों का संघ, इसको क्या कहेंगे हम लोग हिंदी में कहेंगे राज्यों का संघ। तो इससे कुछ कुछ चीजें और प्रश्न आपसे बन सकते हैं, राज्यों का संघ क्यों इस्तेमाल किया गया है। याद कर दे या इस बात को याद रखेंगे, राज्यों का समूह के बजाय, राज्यों का समूह नहीं है जो भारत है, वो राज्यों का संघ है। याद रखेंगे क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अमेरिका में ऐसा होता है कि जो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहां पे जो राज्य है उनका आपसी समझौता मिलकर के एक संघ उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। क्यों? पूरा भारत एक है, इसका मतलब ये होता है, संघ का मतलब पूरा भारत एक है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब ये है जितने भी राज्य हैं उनके आपसी कोई समझौता नहीं, उनके मतलब उन्होंने समझौता करके भारत को बना लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर एक स्टेटमेंट लागू होती है कि भारत के लिए विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ये आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा और सुना भी होगा, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विनाशी राज्य मतलब जो भारत के राज्य है उनका विनाश हो सकता है, मतलब उनका परिवर्तन हो सकता है सीमा में, नाम में, किन्हीं भी चीजों में, लेकिन भारत अविनाशी संघ है। ठीक है, भारत जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो एक चीज अगला इससे पॉइंट देख लेंगे, भारत के राज्य क्षेत्र। भारत के राज्य क्षेत्र कहा जाएगा तो इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित होंगे। जो भी प्रथम अनुसूची में लिखे गए हैं, 12 अनुसूची संविधान में, उसकी जो प्रथम अनुसूची है वो भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र को दर्शाती है। तो पहले अनुसूची में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 28 स्टेट्स है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्यों के क्षेत्र शामिल होंगे इसमें, राज्यों के क्षेत्र मतलब ये 28 राज्य हो जाएंगे पूरे, इसमें शामिल होंगे। संघ राज्य क्षेत्र जो कि 8 अभी है वर्तमान में, भी सम्मिलित हो जाएंगे। और भारत सरकार द्वारा अर्जित किए जाएंगे ऐसे कुछ राज्य आने वाले समय में भारत सरकार अगर अर्जित करता है तो उसको भी हम लोग इसके अंतर्गत शामिल कर लेंगे। जैसे हम लोग आने वाले समय मान लीजिए पीओके को वापस ले आते हैं, पीओके को शामिल कर लेते हैं, पाकिस्तान शामिल कर लेते हैं, बांग्लादेश शामिल कर लेते हैं, या अखंड भारत के निर्माण करने की बात करते हैं, तो जो भी बाद में नए राज्य क्षेत्र शामिल होंगे तो वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। होप सो अभी आप लोग समझ गया हो, इंडिया दैट इज भारत कहने का मतलब यह है, इसका विवाद से कोई मतलब नहीं है।
दोनों ही नाम संविधान में एक्सेप्ट कर लिए गए हैं अनुच्छेद 1 में। आप भारत का इस्तेमाल करिए तो भी अच्छा है और इंडिया का इस्तेमाल करिए तो भी अच्छा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या क्या याद रखेंगे, अनुच्छेद 1 में दिया गया है राज्यों का समूह इस्तेमाल नहीं करेंगे, राज्यों का संघ इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब क्या कि प्रशासनिक दृष्टि से भारत को बांट दिया गया है कई राज्यों में, लेकिन पूरा भारत क्या रहेगा, एक रहेगा। किसी भी राज्य ऐसा नहीं कर सकता है कोई भी राज्य की कल वो अलग होकर के एक नया देश बनाने की घोषणा कर दे, क्योंकि वो भारत से अलग नहीं हो सकता है। कोई भी समझौता राज्यों के मध्य में नहीं है। चलिए, ये हो गया अनुच्छेद 1 की पूरी इतनी लंबी कहानी थी अनुच्छेद 1 की। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में, जो कि भाग 1 के अंतर्गत ही आता है, इसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना करेगी। ठीक है, क्या करेगी, संसद, ये शब्दों को ध्यान रखेंगे। किसी भी राज्य के विधानमंडल को एक पावर या ताकत नहीं दी गई है कि वो किसी दूसरे राज्य को अपने में शामिल कर ले, संसद ही ऐसा कर सकती है। जैसे कि मैं तीसरा पॉइंट में बताया है कि भारत अगर किसी राज्य क्षेत्र को अर्जित करेगा तो वो अनुच्छेद 2 के तहत किसी बाहरी क्षेत्र को अर्जित कर सकते हैं। कौन करेगा, संसद, विधि द्वारा मतलब नियम कानून बना करके। तो इसका उदाहरण जैसे कि आप गोवा को देख लेंगे, गोवा को हम लोगों ने बाद में पुर्तगालियों शामिल किया है। सिक्किम राज्य को इंदिरा गांधी के समय भारत में बाद में मिलाया गया है। ठीक है, पुडुचेरी हम लोग फ्रांस से जीता था, मतलब प्राप्त किया था, पांडुचेरी जिसे कहते हैं, पुदुचेरी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो थे भारत जब बन रहा था उस समय भारत के पास नहीं थे, बाद में इनको शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 2 यह कहता है कि ऐसा कोई क्षेत्र है जो वर्तमान में भारतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, भारत संघ में शामिल नहीं है, संसद के पास ये शक्ति है विधि या नियम कानून बना करके उसको भारत संघ का हिस्सा बना सकती है अनुच्छेद 2 के तहत। तो पहला अनुच्छेद हो गया, दूसरा अनुच्छेद हो गया। इसमें जो शामिल नहीं थे बाद में शामिल हुए, उनका उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 3। पीएससी में, छत्तीसगढ़ स्टेट पीएससी में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के लिए डिफरेंस पूछ दिया गया था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों अनुच्छेद में। ठीक है, तो इसको देखिए, इसमें क्या लिखा गया है कि संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण। तो यहाँ पर भी नए राज्यों का निर्माण लिखा गया है, तो दोनों में अंतर है। यहाँ पे नए राज्यों का निर्माण मतलब जो पहले से भारत क्षेत्र में राज्य हैं उनमें से कोई नया राज्य बनाना, इसका मतलब वो है नए राज्यों का निर्माण। पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र, आकार और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकते हैं, संसद कर सकते हैं। क्या कर, जैसे कि मैं बात करूं एमपी से, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण कर देना, तो अनुच्छेद 3 के तहत आएगा, ना कि वो 2 के तहत आएगा। ठीक है, अगला मैं बात करूं, मान लीजिए बिहार से आप क्या बनाते हैं, झारखंड बनाते हैं, तो अनुच्छेद 2 है कि 3 है, इसमें अनुच्छेद 3 रहेगा। या जैसे कि अभी लेटेस्ट में बना एक राज्य है यूपी से बनाया है आपने, उत्तराखंड बनाया है। ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश की बात करो तो उससे काट करके आपने तेलंगाना बनाया है। ये जो भी एग्जाम्पल हो रहे हैं आपके, ये हो रहा है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ठीक है, इनमें आप नाम का परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्र का परिवर्तन कर सकते हैं, उनके आकार में, उनकी सीमाओं में। जो पहले से भारत संघ में शामिल है उनको तोड़फोड़ करना। मैंने क्या बताया अभी, विनाशी राज्यों का विनाश हो सकता है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन हो सकता है, तो विनाशी राज्यों का है, अविनाशी संघ है भारत। ठीक है, तो इसका जो होगा वो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। अब ऐसा करने की भी एक प्रक्रिया लिखी गई है, इस प्रक्रिया से भी पीएससी में प्रश्न पूछा गया है। प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रक्रिया को ध्यान दीजिए आप सभी लोग। राष्ट्रपति की अनुशंसा पर पेश किया जाएगा। ठीक है, पेश किया जाएगा मतलब संसद में अगर राष्ट्रपति की अनुशंसा स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कोई जो विधेयक होगा वो संसद में पेश किया जाएगा, राज्य से सीमा या नाम या क्षेत्र में परिवर्तन के संबंध में। संसद में पेश होने के बाद राष्ट्रपति उस स्पेशली राज्य की मर्जी जानने के लिए, राज्य का विचार जानने के लिए एक समय सीमा निर्धारण करेंगे और संबंधित राज्य को उस प्रस्ताव को भेज दिया जाता है। राज्य उस निर्धारित समय सीमा के बाद राज्य उस विधेयक पर चर्चा करने के बाद वापस उसको राष्ट्रपति के या संसद के पास भेजती है। यहां पर यह बात याद रखिएगा, उस राज्य की जो सहमति है या नहीं है नए राज्य को बनाने में, यह बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं होती। हो सकता है कि एमपी ने मना कर दिया हो छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, फिर भी संसद या राष्ट्रपति चाहें तो उसकी राय के विपरीत जाकर के उस प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं, और चाहें तो उसकी राय में अगर कुछ परिवर्तन है तो परिवर्तन के साथ भी उसको पारित किया जाता है। परिवर्तन मान लीजिए कुछ संशोधन राज्य ने भेजे हैं
तो दोबारा उसको उस विधेयक को राज्य के पास नहीं भेजा जाता है उसकी मर्जी जानने के लिए। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संसद में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करेंगे और विधेयक को पेश करेंगे। वो विधेयक जाएगा उस राज्य के पास राज्य की मर्जी जानने के लिए, और राज्य जब वापस भेजेगा संसद में तो उसकी मर्जी है या नहीं है इसको मानने के लिए राष्ट्रपति और संसद बाध्यकारी नहीं होते हैं, और कुछ परिवर्तन है तो परिवर्तन के साथ उसको पारित कर दिया जाएगा। ऐसा होने के बाद क्या होगा, उस नए राज्य का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यह जो प्रक्रिया है उसके बारे में कुछ अनुच्छेद 4 में प्रावधान किए गए हैं। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि ये जो प्रक्रिया हो रही है इस प्रक्रिया के अंतर्गत कहां पे संशोधन होगा, अनुसूची 1 में संशोधन होगा। अनुसूची 1 में जैसे कि मैंने बताया आपको 28 राज्य हैं, नया राज्य बनाओगे तो संख्या बदलेगी, 28 राज्य हैं, ठीक है, स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अगर इसमें संख्या में परिवर्तन होगा तो मतलब संविधान में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ऐसा करने के लिए यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। पहली अनुसूची में कुछ भी संशोधन होता है तो उसको हम लोग संविधान संशोधन नहीं मानते हैं। ऐसा क्यों है कि उस विधेयक को हम लोग सामान्य बहुमत से पारित कर देंगे, मतलब कि 50+1 से, ठीक है, 50+1 समान बहुमत, मतलब कि आधे से अधिक जो मेंबर है उसको साधारण बहुमत की तरह इसको पारित कर सकते हैं। कैसे पारित कर सकते हैं इसको, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन में खास बात दोस्तों ये होती है कि संविधान संशोधन में दोनों सदनों से अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित कराना होता है। अगर आप संविधान संशोधन का विधेयक लेकर के आए हैं तो उस पर ज्वाइंट सीटिंग भी नहीं होती, मतलब आप ज्वाइंट सीटिंग कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान किया गया है, संयुक्त बैठक कहते हैं, संयुक्त बैठक। तो अगर आप संविधान संशोधन इसको मानेंगे तो दोनों से अलग अलग प्रावधान अलग अलग तरीके से पारित करवाना पड़ेगा और संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं होता है। तो इसलिए जो प्रक्रिया होती है इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है और साधारण विधेयक से प्रस्ताव को पारित करके किसी भी राज्य का निर्माण, उसकी आकार सीमा में परिवर्तन या फिर अनुच्छेद 2 और 3 दोनों को लागू किया जा सकता है। तो चलिए बहुत सारी चीजें आप लोग को बतानी थी, होप सो आप लोग को सभी को समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 ये इससे संबंधित जो प्रश्न है वो एग्जाम में आप सभी से पूछे जाते हैं, और होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इंडिया दैट इज भारत इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।